Hello and welcome everyone. In this video, we are going to start our very first chapter of your class 6th NCRT history, our past book, which is what, where, how and when. तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में ये चीज़ बताई गई है। व्हाट यानी क्या, वेयर यानी कहाँ, हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब। तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि कोई चीज़ कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, इसके बारे में यहाँ पे हमें चीज़ें पता चलेंगी। रशीदा सैड रीडिंग द न्यूज़पेपर। रसीदा करके कोई लड़की है जो कि बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रही है। सडनली हर आईज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। तभी ऐसा नहीं होता कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तभी वहां पे कोई हेडलाइन दिख जाती है। तो इनको भी एक छोटी सी हेडलाइन दिखती है उस पे कि 100 years ago, आज से 100 साल पहले। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो। तो उनके दिमाग में ये चलने लगता है। यहाँ पे राशिदा क्या है कि एक न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, उनको वहां पे एक हेडिंग दिखती है कि आज से 100 साल पहले। फिर वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ, ये चीज कोई कैसे बता सकता है, क्योंकि 100 साल का ईयर जो है वो काफी लंबा टाइम पीरियड होता है। तो फिर चलिए इसको पता करेंगे। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about long, long ago? Let us see how it can be done. तो जो बुक है वो एक स्टार्टिंग में ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप कल की बात करो तो आप कल के डेट में जाके आप अपने रेडियो पे चीजें सुन सकते हो जो कल हुआ वो। आप टेलीविजन पे देख सकते हो जो भी कल हुआ, टेलीकास्ट होता है ना, हाईलाइट। जैसे मान लो मैच देखा, आजकल आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल आपने देखा, मान लो शाम में लाइव हुआ, अगले दिन आप सुबह हाईलाइट्स देख सकते हो। न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर एक्चुअली में क्या है, आज पूरे दिन जो हुआ कल आपको वही हेडलाइंस के तौर पे परोस दिया जाएगा। रेडियो हो गया तो रेडियो का जो न्यूज़ वगैरह होता है वो एक दिन पहले का होता है। तो ये सारी चीजें एक दिन पहले यानी यस्टरडे का इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है। लास्ट ईयर का, अगर आपको एक साल पहले की चीजें जाननी है तो आप किसी ऐसे आदमी से पूछ सकते हो जिसको वो चीजें याद हो, है ना। जैसे कि एक साल पहले क्या हुआ था आपके साथ, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि मम्मी जब मैं छोटा था तो मेरे साथ ये हुआ था, जब मैं उसके पहले जहाँ पे थे हम तो वहां पे क्या हुआ था। ऐसे करके आप किसी ऐसे आदमी से पूछ सकते हो जिसको वो पुरानी बातें याद हो। लेकिन तब क्या होगा जब वो बहुत बहुत साल पुरानी बात हो। तो इसी चीज को यहाँ पे आगे देखेंगे। What can we know about the past? There are several things we can find out. What people ate, the kinds of the clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out the lives of the hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artists, musicians and scientists। देखिए बोलता है कि हम वो चीजें पता कर सकते हैं जो पहले जमाने में लोग किया करते थे। जैसे कि वो लोग क्या खाया करते थे, कहाँ पे रहा करते थे, वो लोग मतलब क्या काम वगैरह किया करते थे। हंटर्स, हेडरर्स, फार्मर्स, रूलर्स जो वहां पे राज कर रहे हैं, मर्चेंट्स जो कि पैसे वाले लोग हैं, प्रेस्ट जो आपके पुजारी हो गए, क्राफ्ट पर्सन्स जो आपकी सामान वगैरह बना रहे हैं, आर्टिस्ट लोग हो गए, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। पहले जमाने में भी ये लोग होते थे, तब उनका नाम कुछ और रहता था। जैसे अभी के म्यूजिशियन को हम लोग ऐसा समझते हैं जैसे जो रॉक वगैरह म्यूजिक करते सिर्फ उन्हीं को ऐसा समझते हैं, लेकिन पहले जमाने में भी म्यूजिशियंस होते थे जो आपकी राज दरबार पे लोग बैठा करते थे, गाना वगैरह गाया करते थे। इसका प्राइम एग्जाम्पल आप ले सकते हो तानसेन को। उनके बारे में भी अगर इस बुक में कभी जिक्र होगा तो मैं बताऊंगा। साइंटिस्ट, पहले जमाने में अलग काइंड ऑफ साइंटिस्ट वगैरह हुआ करते थे। जो आपके आर्यभट्ट थे वो आपके बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड साइंटिस्ट दोनों थे। तो उनके भी बारे में अगर ये बुक आगे बताएगी तो हम उसको देखेंगे। We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw and the song they sang। हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि पहले जमाने में बच्चे कौन से गेम खेला करते थे, कौन सी स्टोरीज को सुना करते थे, और कौन से गेम्स और कौन से प्ले। यहाँ पे जो प्ले है वो इसका मतलब है कि कौन सा प्रोग्राम टाइप का होता था, अभी भी होता है वैसे तो। बहुत सारे आज के डेट पे भी थिएटर्स वगैरह हैं जो कि पुराने जमाने के प्लेस वगैरह को परफॉर्म करते हैं। तो कौन से वो प्लेस थे जो कि वो लोग अपने टाइम पे देखा करते थे, कौन से वो सॉन्ग्स थे जो कि वो गाया करते थे। जैसे कि अगर मैं आज की बात करूँ तो आज के सॉन्ग्स काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आज से 10 साल पहले जो सॉन्ग्स थे वो।
और कहीं न कहीं आप अपने पेरेंट्स वगैरह से बात करोगे तो वो लोग बोलेंगे कि हमारे ज़माने में ऐसे स्लो सॉन्ग्स सुने जाते थे। आज के टाइम पे अभी जो ट्रेंड चल रहा है तो वो पंजाबी सॉन्ग्स का चल रहा है। सब लोग कहीं न कहीं पंजाबी सॉन्ग्स को सुन रहे हैं। आज से 10 साल पहले जो सॉन्ग्स का था वो काफ़ी डिफरेंट था। अभी जो सॉन्ग्स का ट्रेंड है वो डिफरेंट है। तो हर टाइम पे सॉन्ग्स का जो ट्रेंड है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, आगे का देखते हैं। वेयर डिड पीपल लिव? फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। अभी हम जब मैप पे चलेंगे पेज नंबर 2 पे तो उसमें मैं आपको नर्मदा रिवर को दिखा दूंगा। पीपल हैड लिव्ड along the banks of the river for the several hundred and thousand years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is, people who gathered their food. बोल रहा है जो नर्मदा नदी है उसके किनारे बहुत सारे लोग रहा करते थे, तो ये चीज काफी ऑब्वियस है कि लोग हमेशा प्राइम लोकेशन को ही सेलेक्ट करते हैं। ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपको इजीली खाना अवेलेबल हो, पानी अवेलेबल हो, रहने के लिए वो जगह थोड़ी-सी प्रॉपर हो, ऐसी जगहों पे लोग बसते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी सिविलाइज़ेशंस वगैरह हमें मिलते हैं, वो किसी न किसी नदी के किनारे आपको मिलते हैं। जैसे कि जहाँ पे जैसे गंगा हो गई, तो गंगा के किनारे जो लोग बसे हैं, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती थी। रेगिस्तान वगैरह वाले इलाकों में कौन ही जाके बसना पसंद करेगा? सब लोग कहाँ पसंद करेंगे? जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि पानी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिसोर्स। देखो यहाँ पे जो गैदरर्स वर्ड आया है उसका मतलब होता है पीपल जो कि गैदर करते हैं फूड को। इसका मतलब है वो लोग जो कि खाना वगैरह इकट्ठा करते थे। They knew about the vast wealth of the plants in the surrounding forest and collected the roots, fruits and other forest produce for their food. तो ये लोग क्या करते थे कि आसपास के जंगलों में जाते थे, वहां पे जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सामान हो गए, चाहे फॉरेस्ट में जैसे कि कुछ फ्रूट्स वगैरह हो गए या फिर वेजिटेबल्स वगैरह उनको वहां पे कोई मिल गई, कोई कुछ लोग तो रूट्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं और भी जो दूसरी चीजें हैं जिनसे वो फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये लोग उनको कलेक्ट करते थे। और दूसरा क्या कि दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। देखो वेजिटेरियन खाना भी सही रहता है, लेकिन कुछ लोग उसमें वो भी रहते थे कि जो कि नॉन वेजिटेरियंस भी होते थे, तो हंटेड करते थे। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एनिमल्स हो गए जिनको मार के खाना वगैरह बनाया जा सकता था, तो ये भी काम वहां पे होते थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नर्मदा नदी को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे नर्मदा आपको दिख जाएगी, यहाँ पे भी आपको नर्मदा दिख जाएगी। ठीक है, और इधर से जाते हुए आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे जो ये जो चंबल है वो मध्य प्रदेश वाला इलाका हो गया, गंगा ये वाला इलाका हो गया, कानपुर में क्या है अभी गंगा है, और यहाँ से ये चीज स्टार्ट हुई है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैप्स हैं। ठीक है, और देखो ये जाके एंड कहाँ पे हो रही है, इधर में जाके एंड हो रही है। मेरा जो ये कर्सर है माउस का, इसको ध्यान से देखना, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे जा रही है। और इस बुक ने क्या बोला था, हमें नर्मदा नदी को देखने को बोला था, तो नर्मदा ये रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पे आपको ताप्ती दिख जाएगी, ये आपको कृष्णा दिख जाएगी, ये कावेरी दिख जाएगी। कृष्णा और कावेरी तो काफी फेमस है। अगर कोई वहां से ये वीडियो वगैरह देख रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकता है। ये देखो ये आपका ब्रह्मपुत्रा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर इधर हो गया, ये आपका झेलम हो गया। ठीक है, इंडस रिवर, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो यहीं से निकली है, तो इंडस रिवर काफी मेन है। ठीक है, हमारा जो नाम है इंडिया वो भी इधर से ही पड़ा है, इंडस रिवर से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, दिया हुआ है इंडस वैली के बारे में, सेवेंथ वगैरह में भी दिया है, तो इसको देखेंगे अच्छे से। खैर, आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइंड आउट सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। देखो सुलेमान यहाँ पे है और किरतार भी यही है। सुलेमान और किरतार, अब ये वाले जो मतलब वर्ड्स हैं वो आपको देख के ही थोड़ा सा अरेबिक या फिर उर्दू वाला टच दे रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली अभी मॉडर्न डे आपके पाकिस्तान वाले एरिया में फॉल करते हैं। देखो ये जो इंडिया का मैप है, ये इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इंडिया में अभी दे दिया गया है, और ये वाला पार्ट पार्ट जो है वो पार्टीशन की वजह से पाकिस्तान में हो गया। जब पार्टीशन नहीं था तो ये भी इंडिया का ही पार्ट था, सब इंडिया ही था बेसिकली। तो अभी जो पार्ट हो गया है उसके हिसाब से ये जो सुलेमान और किरतार हिल्स हैं ये दोनों आपके पाकिस्तान वाले एरिया में आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हो। ठीक है, ये काबुल रिवर है ऐसे, ये सुलेमान है और ये किरतार है। ये आपके अफगानिस्तान, देखो ये जो काबुल रिवर है ये आपके अफगानिस्तान वगैरह से आती है यहाँ पे। और ये जो है आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इंडस रिवर।
ये भी आज के डेट में मॉडर्न डे में अगर बात करो तो पाकिस्तान के पास है, ठीक है। सम ऑफ द एरियाज वेयर द वुमेन एंड men first began to grow the crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। तो यहाँ पे सबसे पहले लोग ग्रो करना शुरू किए थे क्रॉप्स वगैरह को, और ये अभी लोकेटेड है इस वाली जगह पे, सुलेमान और करतार हिल्स। तो ये जो जगह है वहां पे आज से 8,000 साल पहले, सोचो आज से 8,000 साल पहले जो आपके जीसस हैं उनकी जो जन्म हुआ है वो 2,000 साल पहले हुआ है, उसके भी 6,000 साल पहले की बात है ये। आज से 8,000 साल पहले लोग वहां पे क्रॉप्स वगैरह उगाया करते थे। पीपल ऑल्सो बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट्स एंड कैटल। रियरिंग का मतलब होता है देखभाल करना, जैसे कि वो लोग पालन पोषण करने लगे थे कुछ एनिमल्स का, जैसे कि आपके शीप हो गए, जैसे कि आपके गोट हो गए, कैटल हो गए। एंड लिव्ड इन द विलेजेस, और विलेजेस में रहना शुरू कर दिए थे। ये सब बात है आज से 8,000 साल पहले की। Locate the Garo Hills to the northeast and the Vindhyas इन द सेंट्रल इंडिया। देखो विंध्यास आपके यहीं पे हैं, ये रहा विंध्यास। और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा बोलता है गारो। तो गारो आपका है नॉर्थन पार्ट में, गारो हिल्स। गारो हिल्स को यहाँ पे ढूंढते हैं, चलो। ये रहा आपका गारो हिल्स मिल गया, ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास में यहाँ पे गारो हिल्स हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोकेशंस है जो कि यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें। तो हमने क्या क्या देखा इस मैप में, गारो हिल्स के बारे में देखा। ये देखो ये आपका हिमालयाज है, और ये आपका गंगा है, ये आपका नर्मदा रिवर, विंध्यास, आपका ये देखो थार डेजर्ट है। मैं बोल रहा था ना डेजर्ट के साइड में लोग क्यों रहना पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ पे पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी ग्रो करी है, वो वहाँ पे जो इंडस रिवर है उसकी वजह से, ठीक है। ये चंबल घाटी, चंबल घाटी के बारे में आपने काफी सुना होगा, है ना। जो लोग मध्य प्रदेश से हैं वो तो जानते ही हैं। ताप्ती, और यहाँ पे आपके दो कौन से पूछे थे इनने, सुलेमान और किरतार हिल्स, तो ये दोनों भी हमने देख लिया। तो ये वाला जो मैप है इसको फिजिकल मैप बोलते हैं, ठीक है। एक पॉलिटिकल मैप भी होता है, वो मैं आगे जब वीडियो में आएगा तो बता दूंगा। अभी तक आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी, आगे बढ़ते हैं। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। और एक और स्पेशल बात, ये देखो यहाँ पे एक इंडियन ओशन नाम से मिल जाएगा। ये सिर्फ इकलौता ऐसा, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के ऊपर रखा गया है। ये चीज काफी प्राउड फील कर सकते हो इस पे कि इंडियन ओशन इकलौता ओशन है पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम किसी कंट्री पे रखा गया है। एग्रीकल्चर डेवलप्ड, द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो बोल रहा है कि इंडस रिवर को आप ट्रिब्यूटरीज के, मतलब इंडस रिवर को आपको ट्रेस करके दिखाना हुआ है। ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर्स। बोल रहा है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, देखो जैसे कि ऐसा होता है एक नदी बड़ी कैसे बनती है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिलके एक बड़ी नदी को बनाती हैं, उन्हीं को आप ट्रिब्यूटरीज बोलते हो। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers। आज से ठीक 4,700 साल पहले की बात है ये, कि बहुत सारे ऐसे सिटीज थी जो कि वहां पे बसी हुई थी रिवर्स के किनारे। Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Gangas and its tributaries and along the sea coast। उसके बाद 2500 साल पहले गंगा किनारे बहुत सारे ऐसे सिटीज बस गए, जिनमें से जैसे कि इसके एग्जांपल्स वगैरह में जो भी आप अभी के सिटीज देखते हो गंगा जहाँ से भी पास करती है, वो सब सिटीज की बात कर रहे हैं कि ये लोग गंगा के किनारे जाके बस गए थे। और ऐसा क्यों होता था कि गंगा के किनारे ये लोग बस रहे हैं, एक्चुअली में पानी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और सब लोग कहीं ना कहीं पानी से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड तो है ही। देखो पानी पीने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हर चीज के लिए पानी की जरूरत है, इसलिए पानी के ही साइड में घर बनाना कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन है। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सन। देखो जो ये मैप है इसमें आपको गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज को मार्क करना है, और यहाँ पे एक इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज को मार्क करना है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज वर्ड का मतलब होता है वो छोटी छोटी नदियां जो कि मिल के एक बड़ी नदी को फॉर्म करती है। In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga
was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up large kingdom. Kingdoms were set up in the other parts of the country as well. बोल रहा है कि जो मगध है वो यहाँ पे कहीं पे आता है। देखो ये जो बिहार वाला एरिया उसको बेसिकली मगध बोलते थे। मगध का साम्राज्य धरती का धरती का तो नहीं, कम से कम इंडिया का तो बोल ही सकता हूँ। इंडिया का सबसे पावरफुल साम्राज्य में से एक था और उसके जो राजा होते थे वो काफ़ी पावरफुल होते थे, ठीक है? आपने चाणक्य के बारे में सुना होगा, तो चाणक्य ने यहीं के राजा को हरा के एक नया राजा को स्थापित किया था। और इसके पहले भी आपने सुना होगा, अशोका वगैरह के बारे में आपने सुना होगा उसके बाद में। तो अशोका यहीं के राजा थे, मगध एम्पायर था उस समय का। अभी के डेट में इसको बिहार बोला जाता है। Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and the high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and the seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. देखो रास्ता काफी कठिन होता था एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। हिमालयास, कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत आ रहे हैं, फिर आपकी हिल्स आ रही हैं, डेजर्ट्स आ रहे हैं, रेगिस्तान आ जा रहे हैं। रेगिस्तान में सरवाइव करना कितना हार्ड हो जाता है, ठीक है? हार्ड हिमालयास पे भी सरवाइव करना हो जाता है, लेकिन इससे जर्नी जर्नी काफ़ी डेंजरस ज़रूर बनती थी, पर ऐसा नहीं था कि ये नामुमकिन था, ठीक है? इम्पॉसिबल जैसा कुछ नहीं था उस समय भी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन द सर्च ऑफ द लिवलीहुड एज़ ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड्स और ड्राफ्ट्स। सम देखो बाढ़ से बचने के लिए जो लोग थे वो कहीं न कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाया करते थे, ठीक है? अगर मैं अपने खानदान की बात कर लूँ तो यहाँ से सबसे पहले तो बनारस के थे, फिर वहाँ से माइग्रेट करके नेपाल में गए थे और कहीं न कहीं नेपाल में भी कुछ 500-600 साल बाद रहने के बाद वो लोग वापस आ गए थे इस साइड में, मतलब उत्तर प्रदेश वाले एरियाज़ में वापस लोकेलेट हुए थे। ये मतलब मेरे खानदान की हिस्ट्री है, जो जितना मुझे मेरे पुरखों ने, मतलब दादा के दादा ऐसे करके मुझे पता है जो, ठीक है? चलो ठीक है, यहाँ पे वापस आते हैं। Sometimes men marched in the armies conquering others' lands. देखो होता यूं था कि एक एक एरिया के लोग दूसरे एरिया के लोगों को अटैक करते थे, उनके यहाँ की चीजों को, गुडीज को, सर्विसेज को अपने तरफ में ले लेते थे ताकि उनका एक्सपेंशन हो सके। इसी चीज को यहाँ पे लिखा है, समटाइम्स मैन मर्ज्ड इन द आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड, बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद द कारवानास कारवंस और शिप्स कैरिंग द वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते वक्त जो मर्चेंट्स थे वो अपने गुड्स को या फिर शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह पे वैल्यूएबल, देखो जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई एक चीज बहुत अगर अच्छी है और उसको हम सेल करें बाहर जाके किसी अच्छे प्राइस पे तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक वैसे ही जो पहले के मर्चेंट्स लोग थे वो अपनी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे जाके मतलब ट्रांसपोर्ट किया करते थे ताकि जो उनकी परचेजिंग है वो वहाँ पे जाके एक बेटर अमाउंट पे कर सकें। मतलब अगर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं और उन्हें थोड़ा-सा अच्छा अमाउंट मिल जा रहा है, लेट्स सपोज़ यहाँ पे कोई एक्स अमाउंट मिल रहा है और कहीं और पे ट्रैवल करके उन्हें 2x, 3x अमाउंट मिल जा रहा है, क्योंकि वो जगह थोड़ी ज़्यादा रिच है, तो इसलिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना प्रेफ़र करते थे। एंड रिलीजियस टीचिंग्स वॉक्ड फ्रॉम द विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new exciting places. देखो जैसे कि जो रिलीजन है वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है, तो रिलीजन के जो स्कॉलर्स वगैरह होते हैं वो एक जगह पे रुके नहीं रहते हैं, वो अपनी टीचिंग्स को फैलाने के लिए हर जगह पे जाते हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो टीचिंग्स है वो एक जगह से दूसरी जगह पे, टीचिंग का जो फिलॉसफी है, जो आइडिया है, वो हर जगह पे फैलता है, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सिर्फ घूमना पसंद है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर, वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। कुछ लोग ऐसे नहीं होते घुमक्कड़ टाइप के कि हमें तो नई जगह जाना है, नई चीजें देखनी है। तो ऐसे भी लोग थे पहले जमाने में, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल किया करते थे। ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ द आइडियाज बिटवीन द पीपल। इससे शेयरिंग ऑफ द आइडिया हुआ, ठीक है? व्हाट डू पीपल व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउअडेज? क्या आज के डेट पे भी चीजें चेंज हुई हैं? मुझे नहीं लगता आज भी चीजें चेंज हुई हैं, आज भी सेम ही रीजंस है। लोग रिलीजियस रीजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, ठीक है? कहीं ना कहीं वैष्णो देवी सब लोग जाते ही हैं जो भी हिंदुइज्म में मतलब एक्टिव है अभी। और कहीं ना कहीं सब लोग जो दूसरे रिलीजन के जैसे इस्लाम हो गया तो वो लोग अपना
मक्का वगैरह जाते हैं, ठीक है, तो रिलीजियसली वो थोड़े टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। दूसरे घुमक्कड़ लोग अभी भी हैं, हर जगह एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं न्यू न्यू चीजें देखने के लिए, ठीक है। और कुछ लोग परमानेंट शिफ्ट होते हैं, जैसे कि अगर खुद का एग्जांपल ले लें तो अगर मान लो मेरी जॉब कहीं बैंगलोर में लग गई, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा, और वहीं मेरे को अपना जो भी लाइफ है वो सस्टेन करना पड़ेगा, और फिर वापस मैं यहाँ पे आ सकता हूँ जो मेरा घर है वहां पे, तो लेकिन मेरे को सस्टेन करने के लिए बार बार बैंगलोर में जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने घर का भी एग्जांपल देख सकते हो सकता है आप कहीं और के रहने वाले हो, लेकिन आपके पापा की जॉब कहीं और हो, तो उसकी वजह से आपको शिफ्ट करना पड़ा हो। तो कहीं न कहीं आज भी वही रीज़न्स हैं ट्रैवल करने के जो कि पहले हुआ करते थे। Look at map 1 once more. Hills, mountains and the seas form the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, to those who wanted could and did the scale the mountain. देखो बोल रहा है कि मान लो ऐसी जगह है जहाँ पे इधर में हिमालयाज़ है, इधर में थार डेज़र्ट है, इधर में ये सब है, तो मतलब कहीं न कहीं हिल्स वगैरह हैं, तो कहीं न कहीं और देखो इधर तीनों तरफ में तो पानी ही है, तो कहीं न कहीं जो लोग बाहर से आते थे उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट थी ये लोकेशन पे आ पाना। अगर आपको पता हो तो अरब्स को इधर से आने में कितनी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह फ़ेस करनी पड़ती थी। इधर से जो हिमालय वाले रीजन्स हैं उसमें कितने बड़े-बड़े पहाड़ हैं, तो इसको कॉन्कर करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। वो जो जर्नी है पहाड़ वगैरह से आने की वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो और इधर तो तीनों तरफ से पानी ही है, तो इधर से तो कोई चांस नहीं था आने का उतना। ठीक है, लोग शिप्स वगैरह यूज़ करके यहाँ पे वैसे आया करते थे। आगे देखते हैं। एंड क्रॉस द सीज़, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम इनटू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर। बहुत सारे बाहर से भी लोग आए और यहीं पे सेटल हो गए। दीज मूवमेंट्स ऑफ द पीपल इनरिच्ड आवर कल्चर एंड ट्रेडिशंस। दूसरों के बाहर से आने से ना बहुत सारे एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हुए, एक्सचेंज ऑफ फिलोसफी हुआ। देखिए, एक जो आदमी है उसकी थिंकिंग कुछ और है, दूसरा जो आदमी आया है उसकी थिंकिंग कुछ और है। दोनों लोग आपस में मिले, दोनों की थिंकिंग कहीं न कहीं हमारे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, उसके वेलफेयर के लिए भी काम कर सकती है और इनरिच तो कर ही सकती है। मतलब एक थॉट अगर कोई एक आदमी एक जैसी थॉट का है, तो वो यहाँ पे अब एक और थॉट वाले आदमी से मिल रहा है, तो 2 थॉट वाले आदमी हो गए। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स आल्सो केम एंड सेटल्ड एंड दीज मूवमेंट ऑफ द पीपल इनरिच्ड मतलब और ज्यादा घना कर देना, ठीक है, ज्यादा पैसे वाली चीज। इनरिच्ड मतलब और ज्यादा उसको ग्लोरीफाई कर रहा है, हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस को और बढ़ा रहा है बेसिकली। जैसे कि अगर आपको पता हो तो यहाँ पे आपके अरेबियंस भी हैं। अरेबियंस वगैरह की ना लेके अगर सिर्फ ऐसे में देखो तो बंगाली हो गए, पंजाबी हो गए, आपके भोजपुरी बोलने वाले लोग हो गए, आपके हिंदी बोलने वाले लोग हो गए, आपके नीचे जाओ तो तमिल वाले लोग हो गए, तो कितना डिफरेंट डिफरेंट कल्चर नहीं है। तो इसी चीज को बोल रहा है इनरिच्ड आवर कल्चर। और इस चीज को ऐसे भी बोलता है, एक चैप्टर आएगा अभी कुछ दूसरे सब्जेक्ट में आएगा, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी करके आएगा, ठीक है। आपका सिविक्स का जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का उसमें आएगा वो, तो उसमें हम पढ़ेंगे उसको, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटी में भी हमने यूनिटी ढूंढी है। People have shared new ways of craving stone, composing music, and even cooking food over the several hundred of years. लोगों ने बहुत सारे ऐसे नए तरीके ढूंढे, क्रेविंग स्टोन मतलब स्टोन्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे आपने पेंटिंग्स वगैरह देखे होंगे, एक पेंटिंग अलग होती है दूसरी पेंटिंग अलग होती है। पत्थर को तोड़ने के भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके थे। कंपोजिंग म्यूजिक, जो जो गाना, इसको तो आज के डेट पे भी ले लो, बंगाली म्यूजिक अलग है, पंजाबी म्यूजिक अलग है, भोजपुरी म्यूजिक अलग है, तमिल का म्यूजिक अलग है, इंग्लिश सॉन्ग्स अलग है, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर द सेवरल हंड्रेड ऑफ इयर्स। खाना बनाने का भी तरीका अलग अलग चेंज हुआ। फिर से सेम एग्जांपल लूंगा, पंजाबी अलग खाते हैं, जो बंगाली हैं वो मच्छी भात खाते हैं, ठीक है। अगर बिहार और यूपी में आ जाओ तो आपका क्या लिट्टी चोखा वगैरह काफी फेमस है, और नीचे साउथ में चले जाओ तो डोसा, इडली, सांबर, ये सब फेमस है। नेम्स ऑफ द लैंड, two of the words we often use for our country are India and Bharat. दो वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एक तो भारतवर्ष बोलते हैं और एक इंडिया भी बोलते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड द सिंधु इन संस्कृत। देन फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। बोल रहा है ईरान और ग्रीस को आप फाइंड करना अपने एटलस में। एटलस एक अलग से मैप वाली बुक होती है, आपके पास होनी चाहिए, खरीद लो,
ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है वो भी, उसको आप देख सकते हो। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it Hindus or the Indus, and the land to the east of the rivers was called India. तो ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि जो बाहर से लोग आए उन्होंने इंडिया का नाम ऐसे करके दिया कि क्योंकि ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इंडिया जो वर्ड है वो इंडस से पड़ गया, तो उन लोगों ने हमें बेसिकली इंडियन इंडियन करके बुलाना शुरू कर दिया, मतलब हिंदूज बोलना शुरू कर दिया, यहाँ पे हिंदूस बोला है, इंडस बोला है, ठीक है। इन सबसे बहुत पहले की हमारी सिविलाइजेशन है अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ये लोग बेसिकली ये बता रहे हैं कि इंडस वैली के पास जो लोग रहते थे उनका जो है, उनकी वजह से हमारा नाम इंडस वैली पड़ गया, ठीक है, मतलब इंडिया पड़ गया इंडस वैली के होने की वजह से। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. जो ये भारत है वर्ड, वो पहले से यूज होता था और ये वर्ड यूज हुआ था ऋग्वेदा से, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द संस्कृत, और ये जो ऋग्वेद है ये पूरा संस्कृत में रखा गया है, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो, और इसकी जो डेटिंग हमें पता चली है वो 3500 ईयर्स पहले की है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, और फिर उसके बाद पूरी कंट्री के लिए ही भारत वर्ड का यूज होने लगा। फाइंडिंग अबाउट आवर पास्ट, there are several ways to of finding out about our past. One is to search for and read books that were written long ago. एक तरीका है कि पहले जमाने में जो बुक्स वगैरह लिखी गई हैं उनको अगर हम पता कर ले उनमें क्या लिखा गया है तो हमें कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि पहले ऐसा क्या होता था यहाँ पे। दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स, इनको मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। जो ये पहले जमाने की बुक्स हैं जिनके बारे में हमें अभी की इंफॉर्मेशन, अभी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है पहले जमाने के बारे में, उनको हम मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हैं, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। देखो, जैसे कि हमारे में संस्कृत वर्ड होते हैं, संस्कृत से नाम वगैरह लिए जाते हैं, जैसे कि मेरा नाम संजीत है तो किसी संस्कृत वर्ड से लिया गया होगा, या फिर आपका कोई नाम होगा अगर, तो उसको भी किसी ना किसी संस्कृत वर्ड से लिया गया होगा। तो वैसे ही जो ये लैटिन है ये उनके लिए जो वहाँ के लोग हैं यूरोप वगैरह में, तो वो अपने लैंग्वेज को यूज करते हैं, इंग्लिश के लिए बेसिकली लैटिन वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो आपके मनु को हैंड बोलते हैं, तो उसके हिसाब से इनका नाम मनुस्क्रिप्ट्स पड़ गया। These were usually written on the palm leaf or on the specially prepared bark of the tree known as birch, which grows in Himalayas. तो देखो ये जो मनुस्क्रिप्ट्स थे ये आपके जो ट्रीज हैं उसका एक छोटा सा पार्ट ऐसे तोड़ दिया गया और उसके ऊपर पूरा लिख दिया गया। सोचो पेड़ को तोड़ के उसके ऊपर लिखा जा रहा है, मतलब उसके कुछ पार्ट्स वगैरह पे लिखा जा रहा है, उनके पाम लीफ पे लिखा जा रहा है, तो ये जो है इसको आप मनुस्क्रिप्ट्स बोलते हो, ठीक है। ओवर द इयर्स मेनी मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट्स। हाँ, ऐसा होता है। तो देखो होता यूं है कि कोई भी चीज है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो वैसे ही जो ये मनुस्क्रिप्ट्स हैं कितने पुराने हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कोई इंसेक्ट्स खा जाएंगे, या तो हो सकता है कि वो खुद ही किसी ना किसी, देखो टाइम के साथ सबकी एजिंग होती है, वो टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो गए। सम वर डिस्ट्रॉयड बट मेनी हैव सर्वाइव्ड, often preserved in the temples and the monasteries. टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उसको मोनेस्ट्रीज बोलते हैं, तो टेम्पल्स में ओल्ड बिल्डिंग्स में ये चीजें रह जाती थी। These books dealt with all kind of the subjects, religious beliefs and the practices, the lives of the kings, medicines and science. ये जो चीजें थी वो डील करती थी आपके मेडिसिन से, साइंस से, कैसे राज दरबार में लोग रहते हैं, उनकी कैसी जिंदगी होती है, निजी जीवन से बेसिकली, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस से, उस समय लोग क्या बिलीव करते थे, कैसी चीजों को प्रैक्टिस करते थे, उस पर डिपेंड करता है। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े एपिक्स थे, पोएम्स थे, प्लेस थे। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, सबसे बड़ा एपिक कौन सा है इंडिया का, मतलब वर्ल्ड के लिए ही भी वही है, जो इंडिया का सबसे बड़ा एपिक है वही वर्ल्ड का सबसे बड़ा एपिक है, आपको बताना है वो कौन सा है। Many of these were written in the Sanskrit and other in the Prakrit, languages used by the ordinary people, and the Tamil.
कई लोग ऐसा बोलते नहीं है कि तमिल जो तमिल लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारी लैंग्वेज काफी पुरानी है, संस्कृत भी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज बोला जाता है संस्कृत को, ठीक है। तो ये सब सही में काफी पुरानी लैंग्वेजेस हैं। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस, ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। जो ये स्क्रीन रिकॉर्डर मैं यूज करता हूँ ये सिर्फ 30 मिनट तक ही रिकॉर्ड करता है, तो 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी रिकॉर्डिंग। कहाँ पे थे हम? ओवर मैनी ईयर्स मैन्युस्क्रिप्शंस, ये तो हो गया था। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हाँ, इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात कर रहे थे। तो इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं वो रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं, जैसे कि आपके स्टोन हो गए, जैसे कि आपके मेटल्स हो गए, इन सब चीजों पे ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। इसके पहले जो हमने देखा था वो थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, और मैन्युस्क्रिप्ट्स किस पे लिखे जा रहे थे? पाम लीफ पे। और ये वाली चीज किस पे लिखी जा रही है? स्टोन और मेटल पे। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. पहले जमाने में जो किंग्स होते थे वो इसी के ऊपर अपने जो उनको अगर कुछ कहना रहता था, उनको कुछ नया रूल बनाना रहता था, तो इसी पे छपवा देते थे, ठीक है, पत्थर की लकीर पे। ऐसा बोला जाता ना कि पत्थर की लकीर, हमारे मुंह से जो जुबान मतलब जो निकल गई वो पत्थर की लकीर हो गई। ऐसे करके बहुत सारे डायलॉग्स वगैरह होते थे, ठीक है। तो वही वो लोग पत्थर पे ही इस चीज को लिखवा देते थे ताकि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो भी उनकी प्रजा है, उनको ये मैसेज पूरी तरह से पहुंच जाए। There are other kinds of inscriptions as well, when men and women, including kings and queens, recorded what they did. For example, kings often kept the records of the victories in the battle. मान लो एक लड़ाई हुई और राजा जीत गए, तो उस चीज का वो रिकॉर्ड रखते थे इन्हीं पत्थरों पे लिखवा के। Can you think of the advantages of writing on the hard surface, and what you could have been and what could have been the difficulties? देखो, एडवांटेज क्या हो सकता है कि ऐसे पत्थर की चीजों पे लिख देने का? एडवांटेज ये होता है कि वो कंपैरेटिवली ज्यादा दिन तक सस्टेन करेगी। और दूसरा हार्ड इसमें ये हो सकता है कि पत्थर को एकदम से ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के लिखने में, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट वो लोग पता नहीं उस समय क्या यूज किए होंगे, जो भी यूज किए होंगे, तो वो चीज काफी हार्ड होती है लिखने में, जो कारीगर है उसकी काफी मेहनत लगती है। There were many other things that were made and used in the past. Those who studied these objects are called archaeologists. आर्कियोलॉजिस्ट एक अलग ब्रांच होती है जिसमें लोग स्टडी करते हैं इन्हीं सब चीजों के बारे में, जो भी पास्ट से रिलेटेड आपकी इंस्क्रिप्शंस मैन्युस्क्रिप्शंस हो गए, या फिर और भी डिफरेंट स्टैचूज वगैरह होते हैं, इनकी जो लोग भी स्टडी वगैरह करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। और आप में से अगर किसी को ये बनना है तो देखो, इसमें क्या करना रहता है कि आपको पुरानी पुरानी जो भी चीजें हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि ये जानने के बारे में। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप ये वाली फील्ड में आगे वर्क कर सकते हो, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ये लोग बेसिकली साइट वगैरह पे जाते हैं और वहाँ पे चीजों को खोद के चेक करते हैं, जमीन के नीचे चीजों को ढूंढते हैं कि कुछ नया मिल जाए, ऐसा करके। जो नया मिले, नया ऐसा कुछ जो कि पुराना हो। काफी कॉन्ट्रडिक्टरी है ये, पर हाँ, ये लोग ये ढूंढते हैं कि कितनी पुरानी हो सकती है चीज। इसके बारे में आपको और आगे पता चलेगा। इनने अभी आपकी वो वाली सिविलाइजेशन ढूंढी थी जो इंडस वैली के पास, यहाँ पे एक मैप था ना, तो इसके पास ये जो सिविलाइजेशन है ये भी अभी रिसेंटली ढूंढी गई थी, कुछ सालों पहले ऐसे समथिंग। तो वो भी आपके आर्कियोलॉजिस्ट ही करते हैं। आपकी एक कौन सी नगरी है, द्वारिका नगरी है ना, जो कि मतलब द्वारिका नगरी है यहाँ गुजरात के पास में। तो वो एकदम से पूरी तरह से कहाँ है? पानी के अंदर है। तो उसके बारे में कभी कभी न्यूज वगैरह आता रहता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कोई एविडेंस मिला है। या आपका राम सेतु हो गया। राम सेतु जो है वो क्या है? ब्रिज है कंस्ट्रक्टेड बाय लॉर्ड राम। तो ये मैथोलॉजी वैसे बोला जाता है, ठीक है। और जो ब्रिटिश वगैरह वाले लोग थे उनने उसका नाम एडम्स ब्रिज नाम रख दिया था, ठीक है। तो वहां पे भी कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जाते रहते हैं, वहां ढूंढते रहते हैं एविडेंसेस। और भी बहुत सारी जगह हैं, ये तो मैं बस कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ द स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड द स्क्रिप्चर्स। और ये लोग स्टोन पे, ब्रिक पे जो भी चीजें पेंटिंग्स हैं, स्क्रप्चर्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, डिग करते हैं, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड फाइंड द टूल्स। तो बेसिकली इनके काम बताए जा रहे हैं कि इनके ये काम होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो look for the bones of the animals, birds, and fish to find out what people ate in the past. The plant remains survive for more rarely if the seed of the grains or the pieces of the wood would have burned. They survive in the checkered form. देखो बोल रहा है
कि जो ये आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये खाने की चीज़ों को पता करने के लिए डेड रिमेन्स को बेसिकली स्टडी करते हैं। जैसे कि आपके जो एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनके बारे में, इनके जो बोन्स वगैरह से मिलती हैं, उनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। तो इन चीज़ को आपके आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस दैट इज़ स्कॉलर हू स्टडी the past often use the word source to refer the information from the manuscripts, inscriptions and archaeology. जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अलग होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट अलग होते हैं और हिस्टोरियंस अलग होते हैं। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस वो स्कॉलर्स होते हैं, स्कॉलर्स मतलब पढ़ाई करने वाले। स्कॉलर्स वो होते हैं जो कि स्टडी करते हैं पास्ट के बारे में कि बीते कल में क्या हुआ है। सोर्सेस को वो रिफर करते हैं और वो सोर्सेस होते हैं आपके मनुस्क्रिप्ट्स के बेसिस पे, इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे, आर्कियोलॉजी एविडेंसेस के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन वो बाहर निकालते हैं, वो बेसिकली हिस्टोरियंस होते हैं। One source are found learning about the past becomes an adventure and we reconstruct it bit by bit. और ये काफी एडवेंचरस चीज है कि हम बिट बाय बिट, एक एक करके कहीं ना कहीं एक पूरे तथ्य को बाहर निकालने का काम करते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक द डिटेक्टिव्स हु यूज ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट आवर पास्ट। तो कहीं ना कहीं ये लोग डिटेक्टिव की तरह होते हैं। डिटेक्टिव क्या करता है? मान लो किसी के घर में चोरी हो गई, तो फिर वो हर एक आदमी से पूछता है, चीज़ों को देखता है, एनालाइज़ करता है कि क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है, और फिर जाके एक कंक्लूज़न ड्रॉ करता है कि हाँ, तुमने चोरी की या फिर ये हुआ होगा। तो वैसे ही जो ये हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये लोग भी डिटेक्टिव की तरह होते हैं। ये लोग देखते हैं कि हमारे आस-पास क्या हुआ है, फिर उससे क्लू निकालते हैं और चीज़ों को यहाँ पे सामने लेके आते हैं। Did you notice the title of this book, Our Past? We use the word pasts in the plural to draw the attention of the facts that the past was different from the different groups of the people. देखो, our past का मतलब है कि हो सकता है कि जो यहाँ पे एक और एस लगा दिया गया है, उससे ये मतलब है कि अलग अलग आदमियों के लिए जो पास्ट है वो अलग अलग था। For example, the lives of the herders or farmers were different from those of the kings and the queens. The lives of the merchants and were डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन। सबकी लाइफ एक दूसरे से डिफरेंट है, चाहे वो राजा रानी हो, चाहे वो आपके वो लोग हो जो कि खाना किसी को मार के या फिर फॉरेस्ट वगैरह से ला रहे हो। मर्चेंट्स के डिफरेंट थे लाइफ, क्राफ्ट पर्सन के डिफरेंट थे, और ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं, तो सो ऑन लिख दिया है। ठीक है। Also, it is true even today, people follow different practices and the customs in the different parts of the country. तो ये बिल्कुल सही है आज के डेट पे भी। आज के डेट पे भी अगर कोई त्योहार वगैरह मनाया जाता है, तो उसमें भी काफ़ी सारे वेरिएशन हो जाते हैं। जैसे कि किसी के लिए बैसाखी का त्योहार अलग मनाया जाता है, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और। जैसे कि आपके नवरात्रि हो गई, उसमें भी काफ़ी डिफरेंट है। वेस्ट बंगाल में अलग मनाया जाता है, इधर में अलग मनाया जाता है। और दिवाली के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कुछ लोग दिवाली पे कुछ और करते हैं, कुछ लोग दिवाली पे कुछ और करते हैं। तो वेरिएशन तो हर जगह ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान islands गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आज के डेट पे भी अंडमान आइलैंड में आप जाओगे तो वहाँ पे फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सब वहाँ पे अभी भी होता है। बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन द अदर सप्लाईज ऑफ फूड। इसी की तुलना में अगर हम दूसरे लोगों से कंपेयर करें, तो लोग जो खाना वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं सिटीज में रहने वाले दूसरे तरीकों से डिपेंड होते हैं अब खाने के ऊपर। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। और ये सेम कहानी पहले के ज़माने में भी थी। Besides, there is another kind of the difference. We know a great deal about the kings and the battles they fought because they kept the record of their victories. क्योंकि राजा लोग पहले ज़माने के रिकॉर्ड रखा करते थे, जो भी वो लोग लड़ाइयाँ जीतते थे, तो हमें उनके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है। वैसे ये चीज़ सच नहीं है कि हमें सबके बारे में नॉलेज है। हो सकता है कोई राजा ऐसे रहे हों, जो कि जिनका बहुत बड़ा एम्पायर रहा हो, लेकिन उनने अपना रिकॉर्ड ना रखा हो, या हो सकता है उनके रिकॉर्ड को ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया हो, या फिर वो चीज़ हमें आज तक पता ही ना चल पाई हो। तो ऐसे भी बहुत सारे राजा वगैरह हो सकते हैं। और इंडिया कितना बड़ा है ना? आप ऐसे सोच लो कितना बड़ा इंडिया है और उसमें कितने राजा रहे होंगे, है ना? कोई यहाँ पे करोड़पति है। क्या हम सारे करोड़पति लोगों को जानते हैं कि हाँ, हाँ, ये करोड़पति है? हम नहीं जानते हैं। बहुत कम लोग ही होते हैं जो सबके बारे में थोड़ा-मोड़ा करके जानते हैं।
जिस एरिया में उनका इन्फ्लुएंस है उतने एरिया में लोग जान पाते हैं उनके बारे में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें आज तक भी नहीं पता होंगी और पास्ट में ऐसी चीजें हुई होंगी, है ना? ठीक है। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फ्लॉक गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। तो जो आम लोग होते हैं वो थोड़ी ना रिकॉर्ड रखते हैं कि मैंने आज इतनी मछलियां पकड़ ली थी, मैंने हो सकता है आज 100 मछलियां पकड़ी हों। और हंटर्स बोल सकते हैं मैंने आज 10 लॉयंस वगैरह को मारा। वैसे खाने के लिए मारते थे तो कोई और एनिमल ले लो उसकी जगह पे, तो इतने मतलब बफेलो काऊ जो भी वो लोग खाते होंगे, तो उसको मैंने मारा, डियर वगैरह मारे, ठीक है। While archaeology helps us to find out about their lives, that that is there is much that remains unknown। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी भी अननोन रह जाती हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ हो सकता है हमें और भी चीजें पता चलें, और भी कोई कोई न्यू चीजें सामने आए, ठीक है। व्हाट डू डेट्स मीन? अच्छा, ये डेट्स वगैरह क्या होती हैं कि आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, आज की डेट, इनफैक्ट आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो क्या डेट है बताता हूँ। ठीक है, आज है 24 तारीख, तो 24 तारीख, 24/4/2023, ये सब है क्या आखिर डेट वगैरह? तो इसके बारे में देखते हैं। इफ somebody ask you the date, you probably mention the day, the month and the year, 2000 and something. These year are counted from the date generally assigned to the birth of the Jesus Christ, the founder of Christianity. देखो, जो ये डेट 2023 है, ये जो डेट है वो एक्चुअली विथ रिस्पेक्ट टू जीसस क्राइस्ट के बर्थ को देखा जाता है। हम क्यों जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं? एक्चुअली हुआ यूं था कि क्योंकि सब लोग कॉलोनियल रूट का कहीं ना कहीं पे पार्ट रहे हैं, तो सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, डेट तुम्हारे हिसाब से हम देख लेंगे। तो जो ब्रिटिश वगैरह यहाँ पे थे, तो उनकी वजह से जो डॉक्यूमेंट वाला काम रहता था वो उनके डेट के हिसाब से होता था, और वो लोग जो डेट चलाते थे उसी को यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हम लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए हैं कि ठीक है 2023 है, ठीक है। ये जो है वो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है डेट कि आज से ठीक 2023 साल पहले जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी बर्थ हुई थी। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कौन है, उनके ऊपर भी एक पूरा चैप्टर है, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी। आईसीएससी की बुक्स में ये अच्छे से दिया हुआ है, हो सकेगा तो मैं कभी कवर करूंगा उस पे भी, ठीक है। उसमें जो जीसस क्राइस्ट थे वो एक्चुअली जूस के फॉलोअर थे। वो जूस के फॉलोअर थे और वो थे भी जूस के खानदान के। फिर वो कैसे जूस वाला जो जिस जात में वो पैदा हुए हैं उसको छोड़ के फिर क्रिश्चियनिटी आया, क्रिश्चियनिटी को लोग फॉलो किए। काफी इंटरेस्टिंग है ये भी चैप्टर, कभी कभी देखेंगे इसको। अभी के लिए अभी यहीं पे आते हैं, ठीक है। तो बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी के बाद से डेट्स को उसके हिसाब से रख दिया गया है। शायद चाइना ये चीज नहीं मानता है, चाइना में कुछ और डेट वगैरह है, उसका देखना पड़ेगा, ठीक है। चाइना थोड़ा रेबल टाइप है। All dates before the birth of the Christianity are counted backward and usually have the letters BC, before Christ, added on. In this book, we will refer the dates going back from the present using 2000 as our starting point. इस वाली बुक में भी ऐसे ही हम यूज करेंगे कि 2000 साल पहले की बात है, ऐसे करके ये लोग बताएंगे। बीसी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी जो वर्ड है वो ऐसे आया कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब 2000 साल पहले तो क्राइस्ट पैदा हो गए, उसके पहले की चीजों को आप कैसे बताओगे? जैसे कि मान लो आज से 4000 साल पहले की बात करनी है, जीसस क्राइस्ट तो सिर्फ 2000 साल पहले आए, उसके पहले की चीजों को आप कैसे बताओगे? तो उसकी पहले की चीजों के लिए बोल दिया गया बिफोर क्राइस्ट। तो अगर मान लो आज से 4000 साल पहले की बात करनी है, तो आप लिखोगे 2000 ईयर बिफोर क्राइस्ट, है ना? तो वो 4000 हो गया। 2000 साल जीसस क्राइस्ट तक और 2000 साल बिफोर क्राइस्ट, तो टोटल जो ड्यूरेशन आ गई वो 4000 साल की आ गई। आई होप ये सब क्लियर है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। आई होप ये क्वेश्चन आंसर अब आपसे खुद से हो जाएंगे, इतना हार्ड नहीं है। कुछ नहीं आएगा तो आप ऐसे बैक एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना, और यहाँ पे आके इसके आंसर्स एक बार पढ़ना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया है बिफोर क्राइस्ट होता है एडी यानी एनो डोमिनी होता है। ये डेट्स के बारे में आपको पढ़ना है तो फिर यहाँ पे भी पढ़ सकते हो, वैसे मैंने काफी चीजें समझा दी हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।